हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्लास 11th का चैप्टर ग्रेविटेशन। अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और लास्ट क्लास में जो हमारा कुछ रह गया था, पेंडिंग था, उसे कंप्लीट करने की आज कोशिश करेंगे। चलिए, चैप्टर हमारा क्या है? ग्रेविटेशन, क्लास 11th। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या कुछ डिस्कस करके आए, आपने शायद रिवाइज किया होगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं। तो काफी कुछ हमें वहां पर जानने को मिला कि दोनों एक ही चीजें हैं, बस फर्क इतना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम बात करते हैं तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम बात कर रहे होते हैं, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ लगा रही है अपने सरफेस के पास में रखे हुए या सरफेस के आसपास में रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक, तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। सो लेट अस सी। ठीक है, सिमिलरिटीज तो हमने देखी, आज डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहने वाला है, ध्यान से देखिए। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस या डिफरेंस बिटवीन gravitational force and gravity। ठीक है, चलिए पहले डिफरेंस की बात करते हैं। दोनों के फॉर्मूला में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या था? कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। वहीं पे आपका ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? क्योंकि ग्रेविटी में क्या था? ग्रेविटी वाज द फोर्स विद व्हिच एन ऑब्जेक्ट इवन वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड द फोर्स विद व्हिच वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। सो ग्रेविटी अपनी क्या है? एक्चुअली वेट ही, और इसका अपना फॉर्मूला क्या रहने वाला था? mg। ठीक है, चलिए सेकंड डिफरेंस यहां पर क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज बीइंग exerted between any two objects in this universe। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली अर्थ की तो हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। सो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स। और ग्रेविटी अपना क्या था? ग्रेविटी इज द फोर्स with which an object is getting attracted towards the center of earth, towards the center of earth। ठीक है, ये क्लियर हुई यहां से आपको बात? तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब आप बात करेंगे एक अट्रैक्टिव फोर्स की, तो वो क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। बट जब अर्थ के रिस्पेक्ट में उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की आप बात करेंगे तो उसको आप क्या बोल देंगे? ग्रेविटी बोल देंगे। ठीक है, थर्ड हमें क्या देखने को मिलता है? जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स जीरो। ये क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। कब जीरो हो जाती है? किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। बिकम्स जीरो व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स इन्फिनिटी। जब उनके बीच का सेपरेशन क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। अगर ये केस हो गया है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का सेपरेशन जो r रखते थे ना, अगर वो r इन्फिनिटी हो गया है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा
आपकी जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ अर्थ, ये भी जीरो हो जाती है। कब जीरो हो जाती है? यहां पर लिख देते हैं ग्रेविटी बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, ये वाला जो केस है ग्रेविटी बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ये आज हम डेरिवेशन के थ्रू देखने के वाले हैं, इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक, तो चलिए ये कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बीच में। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आप कुछ छोटी छोटी सिमिलरिटीज इनके बीच में ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, तो धीरे धीरे हम सभी चीजों को आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको लिख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो हमारी थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें थी, बट हमेशा थ्योरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी से ही क्या निकल करके आते हैं? अपने डेरिवेशन कई प्रिंसिपल्स निकल करके आते हैं, और फिर डेरिवेशन से आपको पता है फॉर्मूला बनता है, और फॉर्मूला से न्यूमेरिकल। चलो, तो थ्योरी को कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना, इग्नोर नहीं करना चाहिए थ्योरी को। चलिए, तो आगे आज हम क्या बात करने वाले हैं? हमने देखा लास्ट क्लास में, हमने कई बार डिस्कस किया कि जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका फॉर्मूला हमें न्यूटन ने दिया m1 g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला दे दिया। लेकिन पिछली बार लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे इस r स्क्वायर, और हम ये बोल रहे थे कि ये फोर्स जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। क्या बोल रहे थे? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब r स्क्वायर के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कुछ मतलब खास नहीं दिखता इसके अंदर, डिस्टेंस के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो ये स्क्वायर लग गया है ना इसके ऊपर, ये इसको कुछ खास बना देता है। खास कैसे बना देता है? लेट अस सी। क्योंकि इसका जो इफेक्ट पड़ेगा फोर्स के ऊपर, वो हमारे सोचने से कहीं ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक केस ले लेते हैं जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं केस 1। केस 1 F क्या है हमारा? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अभी केस 2 में क्या हुआ? नाउ डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल। वो कितना हो गया डिस्टेंस? अब बढ़कर के डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल, वो डबल हो गया, डिस्टेंस उनके बीच में दोगुना हो गया। तो क्या उसका कुछ असर पड़ेगा, कुछ इफेक्ट पड़ेगा फोर्स के ऊपर? ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा, भाई देखो डिस्टेंस के साथ इसकी इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर जो है इसको इग्नोर नहीं करना है। इस स्क्वायर के साथ जो इसकी रिलेशनशिप है ना, ये इसको कुछ खास बना देता है। खास कैसे बना देता है? देखिए, यहां पर करते हैं इसको, तो आगे यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब जो आपका F डैश हो गया, जो नई फोर्स दोनों के बीच एक्सर्ट होगी, वो क्या होगी? m1 m2 कैपिटल G m1 m2। भाई कैपिटल G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसके ऊपर तो कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m1 m2 मतलब कि मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आया, हमने मेंशन ही नहीं किया कहीं पे। हमने जो चेंज देखा वो किसके बीच देखा? डिस्टेंस के बीच। डिस्टेंस अभी कितना हो गया? बढ़कर के दोगुना हो गया, डबल हो गया। मान लीजिए पहले कितना था, ये कितना हो गया? डबल हो गया। मान लीजिए पहले कितना था? 1 मीटर था, अभी कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। तो 2 मीटर होने से क्या होगा? तो भाई 2 मीटर होने से क्या होगा? 2r का स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो गया? 2r का स्क्वायर हो गया। क्योंकि पहले कितना था? पहले कितना था आपका? 1 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस था, ठीक है ना। अभी कितना हो गया? अभी वो बढ़कर के आपका हो गया डबल। तो किसका स्क्वायर करेंगे अब आप? 2 डबल 2r का स्क्वायर। तो ये क्या आता है आपका? F डैश इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। अब ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्या ये फोर्स है? क्या ये फोर्स है? इनिशियल वाली फोर्स है क्या ये? बिल्कुल है। तो f डैश क्या हो गया 1/4 इंटू f इज इक्वल टू f/4। f डैश कितना हो गया आपका? f/4 हो गया। f/4 मतलब कि जो नई फोर्स अब आपकी आई f डैश वो कब आई? जब आपका डिस्टेंस बढ़ करके कितना हो गया? डबल हो गया ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो वो नई फोर्स f डैश, न्यू फोर्स f डैश कितनी आ रही है? पुरानी फोर्स का केवल वो 4 टाइम्स रह गई है। ठीक है, मतलब कि आधी नहीं हुई फोर्स, डिस्टेंस के दोगुना होने से, डबल होने से फोर्स हाफ नहीं हुई है। कितनी हो गई है? 1/4 हो गई है, मतलब कि 4 टाइम्स का डिक्रीज आ गया फोर्स के अंदर। तो यही चीज मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपका जो रिलेशन है फोर्स का डिस्टेंस के साथ में, वो स्क्वायर के साथ में रिलेशनशिप है, केवल डिस्टेंस के साथ में रिलेशनशिप नहीं है, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ रिलेशनशिप है। तो इसका इफेक्ट जो पड़ता है फोर्स के ऊपर वो आपका हाफ नहीं होता, हाफ नहीं हो जाती है फोर्स, कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। तो ये बात हमें यहां पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए यहां से इसको हटाते हैं और अब क्या देखते हैं कि अगर मास बढ़ गया, अगर मास बढ़ गया ऑब्जेक्ट का और डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया तो फिर क्या होगा? तो चलो वो केस भी देखते हैं। यहां पर मेंशन कर दें क्या? केस 1 में मेंशन कर देते हैं डिस्टेंस इंक्रीजेस टू डबल, इंक्रीजेस टू डबल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? केस 1 हो गया। इसका रिजल्ट हमें क्या मिल गया कि हमारी फोर्स क्या हो जाएगी? वो पुरानी वाली फोर्स, नई वाली फोर्स, पुरानी फोर्स का क्या हो जाएगी? वो केवल 4 टाइम्स बचेगी, 1/4 हो जाएगी। क्लियर होगी ये बात? चलो अब केस नंबर 2 देखते हैं, इसको रब करते हैं और केस नंबर 2 शुरू करते हैं। चलिए जी, केस नंबर 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा? लेट अस सी। केस 2, अब की बार क्या हुआ? मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स बिकम डबल। दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास क्या हो गए? डबल हो गए। मतलब कि इनिशियली क्या था? इनिशियली क्या था? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, लेटर ऑन क्या हो गया? लेटर ऑन आपका एक चेंज आया। लेटर ऑन क्या आया? कुछ चेंज आया। क्या चेंज आया? मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस डबल हो गए। तो अब F डैश क्या हो गया? कैपिटल G 2m1 2m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इस बार डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, डिस्टेंस अपना उतना ही है, r स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? F डैश इज इक्वल टू कैपिटल G 4m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? F डैश इज इक्वल टू 4g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्या ये हमारा फोर्स था? क्या ये हमारी इनिशियल फोर्स थी? बिल्कुल थी। तो क्या यहाँ पर हम फोर्स को डाल दें, इसको रिप्लेस कर दें फोर्स के साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4f। तो हमारी नई वाली फोर्स कितना हो गई है? वो आपकी कितनी हो गई है? 4 टाइम्स हो गई है। किसका 4 टाइम्स हो गई है? पुराने वाली फोर्स का 4 टाइम्स हो गई है। जैसे कि हाइपोथेटिकली अगर हम मान लें कि इनिशियल फोर्स कितनी थी, मान लीजिए 10 न्यूटन थी, तो अब F डैश कितनी हो गई है? 10 इंटू 4 हो गई है, मतलब कि 40 न्यूटन हो गई है, 4 टाइम्स बढ़ गई है। अच्छा, अब सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि किसी एक ऑब्जेक्ट का मास बढ़ने पर फोर्स में चेंज आए? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? यहाँ पर देखो, ये अपना केस नंबर 3 ले लेते हैं। केस नंबर 3 क्या ले लेते हैं? इफ मास ऑफ एनी वन ऑब्जेक्ट
बिकम्स डबल। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया तो क्या फोर्स में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन किस तरह का चेंज आएगा? देखिए, इनिशियली मान लीजिए, इनिशियली F कितना था? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेटर ऑन क्या हो गया? F डैश इज इक्वल टू कैपिटल G किसी एक ऑब्जेक्ट का, एनी वन ऑब्जेक्ट। कितना ऑब्जेक्ट? एनी वन ऑब्जेक्ट। और यहां पर क्या था अपना? यहां पर था अपना बोथ ऑब्जेक्ट्स। यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या हो गया था? डबल हो गया था। पुराने वाले मास से बढ़ करके डबल हो गया था। यहां पर क्या हुआ? किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हुआ है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास उतना ही है जितना कि पहले था, इनिशियली था। तो भी किसी एक ऑब्जेक्ट का मास हम डबल कर देते हैं, 2m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और ये हमारा क्या है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर क्या है? क्या ये हमारी इनिशियल फोर्स है? बिल्कुल है। तो f डैश क्या होगा? 2f। ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता लग गया कि किसी एक ऑब्जेक्ट का भी अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स क्या है? वो इंक्रीज होगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना फोर्स की और प्रोडक्ट ऑफ मासेस की। और अगर दोनों का ही बढ़ गया तो फोर्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर हम देखें 4 टाइम्स हो गई है फोर्स। यहां पर एक ऑब्जेक्ट का अगर मास बढ़ा है तो डबल हो गई है, लेकिन बढ़ी ही है, डिक्रीज नहीं हो रही है। और इससे पहले जो हमने केस देखा था, केस 1, जिसके अंदर हमारा केवल डिस्टेंस डबल हुआ था, केवल डिस्टेंस जो सेपरेशन होता है उनके सेंटर्स के बीच में केवल वो डबल हुआ था। तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ा था? आपकी जो नई वाली फोर्स थी F डैश, वो पुराने वाली इनिशियल फोर्स का कितना हो गई थी? 1/4 हो गई थी, 1/2 नहीं हुई थी, हाफ नहीं हुई थी, 1/4 हो गई थी। 4 टाइम्स डिक्रीज आया था उसके अंदर। ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? ये यहां पर हम लिख देते हैं इंक्रीजेस 4 टाइम्स, और यहां पर क्या लिख देते हैं? इंक्रीजेस, या लिख देते हैं बिकम्स ट्वाइस। ये दुगना होगी। ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि नीचे जो मैंने लिखा है आपको वो टेक्स्ट नजर भी आ रहा है कि नहीं। लेट मी सी। हाँ, परफेक्टली नजर आ रहा है। चलो ठीक है। तो ये बात क्लियर। अब ऐसा मान लेते हैं, एक और केस देख लेते हैं। चलो ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं, चलो अब एक केस और देख लेते हैं, केस नंबर 4। चलिए केस नंबर 4 में क्या देखेंगे? सर इतने सारे केसेस कहां से ले आए आप? भाई होते हैं, क्या कर सकते हैं, होते हैं तो होते हैं। केस नंबर 4, इसके अंदर क्या हो गया कि डिस्टेंस एंड masses of both objects, डिस्टेंस उन दोनों के बीच का डिस्टेंस एंड masses of both objects become डबल। इस बार हमारा ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के अंदर चेंजेस आएंगे। अभी तक हमारा या तो न्यूमरेटर में चेंज आ रहा था या डिनोमिनेटर में चेंज आ रहा था, मतलब कि या तो masses में चेंज आ रहा था या फिर डिस्टेंस में चेंज आ रहा था। इस बार हमने क्या देखा? दोनों के अंदर चेंज आ रहा है। तो इनिशियली हम देख लेते हैं, इनिशियली हमारी फोर्स थी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है। लेटर ऑन क्या हो गया? लेटर ऑन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस आए, तो F डैश क्या हो गया? G। मासेस भी क्या हो गए? दोनों ऑब्जेक्ट्स के डबल हो गए। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 4m1 m2 डिवाइडेड बाई, और डिस्टेंस भी दोनों के बीच में डबल हो गया। ठीक है ना भाई? मासेस भी क्या हो गए? मासेस भी डबल हो गए और डिस्टेंस भी क्या हो गया उनके बीच में? ये भी डबल हो गया। तो डिस्टेंस डबल हो गया तो ठीक है भाई, 2r स्क्वायर। पहले वाले r का कितना हो गया? डबल हो गया। मान लो पहले r 1 मीटर था या पहले r आपका 2 मीटर था, तो अभी कितना हो गया? वो उसका डबल हो गया। तो f डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको हम? G 4m1 m2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर और r का स्क्वायर क्या हो गया? 4r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 4/4 कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया।
ठीक। और GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है? वो इनिशियल फोर्स थी, तो F डैश क्या होगी? F डैश F के इक्वल होगी। तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा किसके ऊपर? न्यू फोर्स के ऊपर। नई वाली फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? क्या कंक्लूड हम कर रहे हैं? फोर्स रिमेन्स सेम। फोर्स रिमेन्स सेम। ठीक है। तो इसी तरह से हमने क्या देखा कि 4 डिफरेंट केसेस के अंदर आपकी फोर्स इंक्रीज भी हुई, आपकी फोर्स डिक्रीज भी हुई। कभी वो 1/4 हो गई डिक्रीज होके, कभी वो इंक्रीज होके 4 टाइम्स हो गई, कभी इंक्रीज होकर के डबल हो गई। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। कब? जब ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस भी डबल हो गया है और उन दोनों का मास भी क्या हो गया है? डबल हो गया। उन दोनों के सेपरेट मासेस क्या हो गए? वो डबल हो गए। ठीक है ना? किसी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल नहीं किया हमने यहां पर, दोनों का। M1 का भी डबल हो गया, M2 का भी डबल हो गया, तो 2 × 2 4 किया। ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, F डैश इज इक्वल टू F। तो फोर्स के अंदर कोई इफेक्ट, कोई चेंज ही नहीं आया है, फोर्स रिमेन्स सेम। क्या यहां तक आपको ये बढ़िया से टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे आगे चल करके काफी काम आने वाले हैं। चलिए इसको रब करता हूं। और अब हम बात करेंगे किसकी? भाई अब हम बात शुरू करते हैं अपने, इसको रब कर देता हूं। ठीक है। तो आपको पता ही है कि ग्रेविटेशन की क्लास चल रही है और आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं। ये भी अब आपको ध्यान में आ गया होगा, काफी देर तक मैंने यहाँ पर लिख करके छोड़ दिया था। ठीक है। चलो तो आज हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है भाई? स्मॉल जी। किससे डिनोट करते हैं इसको? स्मॉल जी से। चलो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। ठीक, क्या समझाना चाहूंगा? न्यूटन ने एक सेकंड लॉ दिया था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसने 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और सेकंड लॉ के अंदर उसने फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था हमें ड्राइव करके। वो क्या था? F = ma। क्या फॉर्मूला दिया था? F = ma, जिसके अंदर m क्या था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट था। और a क्या था? एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। लेकिन ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे थे, ये हम कहां पे लगा रहे थे? ये हम लगा रहे थे आपके हॉरिजॉन्टल केसेस में, जब मोशन हो रहा था आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है। और अभी जो ग्रेविटी की बात हो रही है, तो ग्रेविटी मतलब यहां पर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्पेसिफिकली हम किस केस में यूज करते हैं? इसको मैं बता देता हूं। यूज्ड टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेट। यूज्ड टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? द फोर्स विद विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग एन ऑब्जेक्ट एट और ऑन इट्स सरफेस टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। तो ये जो अर्थ खींचेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को, देखिए ये अपने पास में क्या है? ये अपने पास में अर्थ है, ये अपने पास में अर्थ है। यहां पर एक बॉल है, ये इसको जो खींचेगी अपनी तरफ, ये जो इसको अपनी तरफ खींचेगी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में थोड़ी ना इसको अट्रैक्ट करेगी। ये किस प्लेन में अट्रैक्ट कर रही है? भाई ये आपको इसको वर्टिकल प्लेन में अट्रैक्ट कर रही है। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, अर्थ की तरफ गिरेगा, जैसे कि बताते हैं ना न्यूटन के सर पे क्या गिर गया था? नारियल गिर गया था, नारियल सेब गिरा था। ठीक है। चलो तो क्या गिर गया था? नारियल गिरता तो वो क्या है, ये लो वगैरह नहीं दे पाता फिर। ठीक है। फिर लो देने के लायक नहीं रहता हो। तो क्या गिरा था? एप्पल गिरा था। अब एप्पल गिरा था उसके सर के ऊपर, तो किस प्लेन में
वो मूव कर रहा था, वो वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा था, मतलब कि वाई एक्सिस में तो मूव करेगा ना एप्पल, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में थोड़ी ना मूव करता हुआ उसके न्यूटन के सर पे गिर जाएगा भाई। भाई ऐसे मूव करता हुआ थोड़ी ना उसके सर पे गिर जाएगा, ऊपर से आएगा ना एप्पल, ऐसे आएगा ऊपर से। तो वाई एक्सिस के अंदर वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था एप्पल। तो अर्थ की तरफ जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ गिरता है, तो वो आपका एक वर्टिकल प्लेन में मूव करता है, मतलब कि वाई एक्सिस में वो मूव करता है। इतना हमें पता है। अब इतना पता है तो इसके ऊपर क्या लग रही है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लग रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। मतलब कि ये भी क्या है, ये भी आपकी वही वाली फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट स्पेसिफिकली जब अर्थ की बात होती है तो इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलने लगते हैं। और ये हमें किसका मैग्नीट्यूड देती है, ये हमें मैग्नीट्यूड देती है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा ये हमें बताती है। तो भाई ठीक है, फॉर्मूला हम कौन सा लगाने वाले हैं, सेकंड लॉ ही लगाने वाले हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यही हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो यहां पर फोर्स क्या हुआ करती थी, एम में, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली। अब ये फोर्स हमारी किसके इक्वल हो गई थी, वेट के इक्वल हो गई थी। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, वेट इज इक्वल टू एम में। लेकिन ये जो मास है, मास तो समझ आ गया, उस ऑब्जेक्ट का मास है, इस बॉल का मास है, जिसका कि हम, ये मास किसका है, इस बॉल का मास है, ठीक है, मास ऑफ द बॉल, कितना मास है भाई इसका, एम, वो हमने यहां पर लिख दिया। इस बॉल का हम वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, जितना फोर्स अर्थ इसके ऊपर लगा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास में इसका वेट आ जाएगा। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना शुरू किया, सेकंड लॉ लगाया, उसी से हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता था। जब सेकंड लॉ लगाया तो वेट इज इक्वल टू एम में रखा, तो ये जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, ये क्या है, ये हमें परेशान करने लग गया, ये एक्सेलरेशन हमें परेशान करने लग गया। कैसे परेशान करने लग गया भाई, यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई एक्सेलरेशन, बहुत ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ध्यान से, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला हमें पता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब जो ये वेलोसिटी में चेंज होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है, तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है भाई, फोर्स की रिक्वायरमेंट है। किस चीज की रिक्वायरमेंट है, चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स इज रिक्वायर्ड। कोई आपकी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। तो क्या हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर रही है, इसी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये फोर्स वेलोसिटी को चेंज करती है विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या करती है, वेलोसिटी को चेंज करती है। तो क्या ये फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्सेलरेशन के लिए? अरे भैया यही तो रिस्पॉन्सिबल है, यही तो रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन के लिए, फोर्स। तो क्या जब अर्थ की तरफ ये बॉल नीचे गिर रही है और ये भी हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेटेड है, तो क्या यहां पर भी उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? भाई बिल्कुल होगी, नो डाउट, क्यों नहीं होगी। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है और हम बोल रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली आ रहे हैं, यूनिफॉर्म चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर वो चेंजेस उसकी वेलोसिटी में आ रहे हैं, तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो क्या हम ये नहीं कह सकते, क्या हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, और अगर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फोर्स ही वेलोसिटी को बदल सकती है, और तो कोई बदल नहीं सकता वेलोसिटी को। और फोर्स भी कैसे होनी चाहिए, एक्सटर्नल अनबैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस फोर्स तो इस काम को कर नहीं पाएगी, वेलोसिटी को बदल नहीं पाएगी। तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो कि इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, और उस वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से ही हम इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहे हैं।
तो यहां पर कौन सी फोर्स है इसके पास में? इसके पास में कौन सा कार वाला इंजन थोड़ी है, बाइक वाला इंजन थोड़ी है, कोई आपकी मोटर थोड़ी है, इसके पास में मोटराइज्ड थोड़ी है ये कि इंजन की हेल्प से ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है, कुछ नहीं है इसके पास। तो उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसको हमने क्या नाम दिया? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये फोर्स, ये वाली फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको हमने नाम दिया। इसका मतलब अर्थ की ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यही इस बॉल की वेलोसिटी को चेंज कर रही है। कब? जब ये बॉल अर्थ की तरफ फ्री फॉल में है। सर ये फ्री फॉल कहां से आ गया? अब ये फ्री फॉल कहां से आ गया? इतना ही नहीं समझ में आया। अब ये फ्री फॉल और जोड़ दिया आपने, भाई बताऊंगा, रुक जाओ, फ्री फॉल भी बताऊंगा। तो क्या कहा मैंने कि जब ये बॉल किसमें है? अंडर फ्री फॉल, अंडर फ्री फॉल। जब ये बॉल फ्री फॉल में है तो इसकी वेलोसिटी को चेंज कौन कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन चेंज कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इस वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसीलिए ये बॉल क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, तो चूंकि ये एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्या कहा मैंने? क्योंकि ये एक्सेलरेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर लिख देते हैं, इस बॉल के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, यहां पे लिखते हैं एज एक्सेलरेशन इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि हमने यहां पर देखा कि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए इस स्पेसिफिक केस में हम एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यहां पर लिख देता हूं, मैं कंफ्यूज हो गया कहां पर लिखूं। Hence, this acceleration is called acceleration due to gravity। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गई बात? किस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझे? और इस वजह से हम अब यहां पर ग्रेविटेशन के अंदर इस एक्सेलरेशन को अब हम यहां पर छोड़ने वाले नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे? नाउ A इज इक्वल टू G। इस A को, एक्सेलरेशन को हमने अब किससे रिप्रेजेंट कर दिया? स्मॉल g से। क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हमने स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर दिया है। और इस वजह से अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सो W इज इक्वल टू mg। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू mg। या फिर हम क्या कह सकते हैं? और F इज इक्वल टू mg। भाई एक ही बात है ना, वेट और फोर्स क्या है? वेट और फोर्स कहां गया? वेट और फोर्स ये रहा। वेट और फोर्स क्या है? कोई इक्वल नहीं। वेट और फोर्स क्या है? इक्वल है। तो W इज इक्वल टू mg या फिर F इज इक्वल टू mg, एक ही बात आपकी रहने वाली है। ठीक है, चलो बढ़िया से हमने इसको समझा, इन डीप जा करके डिस्कस किया। इतना 11th क्लास में हम इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बट ये हमारी गलती है अगर हम नहीं देते हैं और इनको छोटा मोटा मान करके इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आगे जाकर के हमें बड़ी दिक्कत रहती है। चलिए अब इसको नोट डाउन करिए, मैं इसको नोट करता हूँ और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं स्मॉल जी की खुल करके। ठीक है, चलो इसको ड्रॉप करते हैं। अब हमने समझ लिया है कि स्मॉल जी क्या है और अचानक पिक्चर में कहां से आ गया। ठीक है ना, अचानक से आ गया ना ये, अभी तक तो कहीं पे था ही नहीं, दिख ही नहीं रहा था, अब एकदम से दिखने लग गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
जिसको हमने स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया, अपना फॉर्मूला क्या बन के आया, F इज इक्वल टू mg। तो g क्या हो जाएगा देन, अच्छा ऐसा मान लेते हैं कि if we have an object of unit mass, अगर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 1 kg है, यूनिट मास, तब क्या देखने को मिलेगा, F अपॉन m इज इक्वल टू g। समझ में आ गया भाई, m को नीचे लेकर के आ गए, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, और मास क्या है हमारा, यूनिट मास है। अगर हमारा यूनिट मास है तो ये क्या हो गया, F अपॉन 1 इज इक्वल टू g, हेंस तब F इज इक्वल टू g, F इज इक्वल टू g। तो g यहां पर हमारा क्या हो गया, g की हमें डेफिनेशन भी मिल गई। देखिए क्या डेफिनेशन मिल गई, g इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट मास। g क्या है, g इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, g किसके इक्वल हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल हो गया, ठीक है। g इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट मास, जो कि पर यूनिट मास आपकी एक्ट कर रही है, उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल कौन हो गया, स्मॉल g हो गया, ठीक है। सो g इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हमें एक छोटी सी डेफिनेशन यहां से मिल गई किसकी, स्मॉल जी की, कि स्मॉल जी क्या है, इट इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट मास। पर यूनिट मास फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल है, जो किस पे एक्ट कर रही है, वो फोर्स किस पे एक्ट कर रही है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस। कहां पर रखा है ऑब्जेक्ट, सरफेस के ऊपर या सरफेस के आसपास में, किसके सरफेस के ऊपर, अर्थ, ठीक है, किसके सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक, क्लियर हो गई यहां से सारी बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हमें यहां से जी का कुछ फॉर्मूला भी मिलने लग गया है, जी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। थोड़ा सा और अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे और देखते हैं और हमें यहां से क्या क्या मिल सकता है। अच्छा जी, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां से दूसरी चीज जो हमें मिल सकती है वो क्या है, इसकी यूनिट मिल सकती है। क्या मिल सकती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ जी इज, भाई जी क्या था, एक्सेलरेशन ही तो था, जी क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो था तो एक्सेलरेशन ही, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन वाली यूनिट लगाओगे ना, है तो एक्सेलरेशन ही, समझ में आया। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, चलो वो भी लिख देते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ जी इज क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर सेकेंड रेज टू द पावर -2, ठीक है। और हम यहां से क्या लिख, अच्छा एक और यूनिट भी आपको इसकी देखने को मिलेगी कभी कभी, वो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, यहां से आपको इसकी, इस फॉर्मूला से इसकी एक और यूनिट आपको देखने को मिलेगी, और वो क्या देखने को मिलेगी, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और मास की क्या है, केजी। भाई ये यूनिट भी आपको इसकी देखने को मिल सकती है कहीं पर, ठीक है ना। ये यूनिट भी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की देखने के लिए मिल सकती है, इसको ढंग से ध्यान रखिएगा। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला की। अच्छा ये बात भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है, क्या बात समझाई हुई है, कि किसी भी एसआई यूनिट को क्या है, या सीजीएस यूनिट को क्या है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास में फॉर्मूला है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट को डिराइव कर सकते हैं इजीली। पता है ये बात, क्लियर है ये बात, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको भी लगे हाथ देख ही लेते हैं।
भाई डायमेंशनल फॉर्मूला भी रटना नहीं है, हम लोगों ने इसको भी क्या था, इसको भी कैलकुलेट करना सीख लिया था, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं करेंगे। तो जी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, एज जी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, और एफ की अब क्या, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं भाई, अगर इसकी फोर्स का हमें क्या पता है, फोर्स का अगर हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की अगर हमें यूनिट पता है केजी, एक्सेलरेशन की पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहां से हमारे पास में क्या आ जाता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला आता है फोर्स का, एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, मास, नीचे क्या है, मास, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इसके पास तो ना लेंथ में डायमेंशन है ना टाइम में डायमेंशन है, इसके पास तो डायमेंशन किधर है, बस m, ठीक, क्लियर हुई ये बात। तो अब ये हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं, फोर्स क्या है, mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई मास क्या है हमारे पास में, मास की यूनिट होती है केजी, और केजी हमें क्या बता रहा है, केजी हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी मास के पास में लेंथ और टाइम में कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो L0 T0 है, उसको हमने लिखा ही नहीं। चलो ये क्या हो गया, m को ऊपर लेकर के गए, तो इसकी पावर यहाँ पे 1 प्लस है, ऊपर जाके माइनस होगी, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m0 L t माइनस 2, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, सीधा ही L t माइनस 2, दोनों ही बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको गलती से यहां पर ऐसे छोड़ मत देना कि सर m तो क्या हो गया था, ऊपर जाकर के m की पावर तो 0 हो गई थी, तो अगर हम कुछ नहीं रखेंगे यहाँ पर तो 0 अंडरस्टूड है। भाई 0 अंडरस्टूड नहीं होता है, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया 1 अंडरस्टूड होता है, 0 अंडरस्टूड नहीं है। अगर आपने यहाँ पर क्या छोड़ दिया, अगर यहाँ पर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है, 1 अंडरस्टूड है, और फिर क्या लगने लगेगा कि जैसे तो स्मॉल जी के पास में मास का भी डायमेंशन है, जो कि गलत हो जाएगा, मास का डायमेंशन नहीं है इसके पास में, तो इसलिए क्या है, इसको यहाँ पर 0 को रखिए, 0 अंडरस्टूड नहीं है, 1 अंडरस्टूड है, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें आपको यहां से क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, चलो और बात करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, चलो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, अब हमारे पास में क्या आ जाता है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा, स्मॉल जी और कैपिटल जी दो तरह के जी हैं हमारे पास में, दोनों को हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, एक बार देख लेता हूं आपको वीडियो दिख रही है कि नहीं, बोर्ड दिख रहा है, ठीक है भाई, बढ़िया है, बढ़िया। तो रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड कैपिटल जी, तो पूरा नाम नहीं लिख रहा, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से। इतना आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब जैसा कि हमें पता है, एज वी नो, हमें क्या पता है, सर हमें तो कुछ नहीं पता है। अरे तुम्हें सब कुछ पता है भाई, ऐसा क्यों सोच रहे हो, सब कुछ पता है, बढ़िया सीख रहे हो। एज वी नो, F is equal to mg, ये हमें किससे पता है, ये हमने फाइंड आउट किया था अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। एंड F is equal to कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये भी अभी हमने फाइंड किया था, ये भी अभी हमने फाइंड किया था, अभी नहीं, सॉरी, ठीक है, मतलब ये तो हमने शुरू में ही शायद सेकंड थर्ड क्लास में कर लिया था ड्राइव। F ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये वाली फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि हमें वेट फाइंड करने में हेल्प करती है, ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है। चलो, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक। अब क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ f, पुट द वैल्यू ऑफ f फ्रॉम इक्वेशन 1
इंटू 2। इक्वेशन 1 से f की वैल्यू उठाओ और 2 में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई, mg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस लेके आते हैं इसके अंदर। हम बात कर रहे हैं किसकी, थोड़ा सा चेंज लेके आना चाहता हूं मैं इसके अंदर। मैं बात कर रहा हूं फोर्स जो कि अर्थ लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अर्थ का और ऑब्जेक्ट का मास लूंगा, तो अर्थ का मास मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूं और ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम से डिनोट करता हूं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। इस फॉर्मूला को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैं यहां पर फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाऊंगा और डाल दूंगा mg इज इक्वल टू कैपिटल G m कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। चलो अब यहां पर आ जाते हैं, इसके बाद में क्या हो जाएगा, g क्या हो जाएगा, स्मॉल g कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर स्मॉल m। ये कैंसिल हो गया, स्मॉल g हमारे पास में क्या आ गया, कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू। इज इट क्लियर? और जो क्योंकि हम इसको अर्थ के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अर्थ के ऊपर इसको क्या लिया गया है, कांस्टेंट लिया गया है। हालांकि अर्थ के ऊपर भी ये क्या करती है, चेंज करती रहती है। इट इज डिफरेंट या इट वेरीज ऑन अर्थ। ठीक है, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स हम आगे चल करके डिस्कस करने ही वाले हैं, तो इसलिए ज्यादा एलेबरेट करके यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। इट वेरीज ऑन अर्थ, ये अर्थ पे वेरी करती है, पक्का है। इट वेरीज ऑन अर्थ बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस it is taken to be constant on the surface of earth। इसको क्या है, कांस्टेंट ले लिया गया है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और कितना ले लिया गया है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट वैल्यू हमने अर्थ के सरफेस पर g की ले ली है। हालांकि g क्या करता है, अर्थ के सरफेस पर भी वेरी करता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने इसको कांस्टेंट ले लिया है अर्थ के सरफेस पर। हालांकि अगर सरफेस से आप दूर जाएंगे तो ये चेंज होगी, सरफेस के नीचे सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाएंगे तो भी ये चेंज होगी, रोटेशन ऑफ अर्थ के ऊपर भी ये डिपेंड करेगी, मतलब कि तब भी ये चेंज होगी, और शेप ऑफ अर्थ की वजह से भी ये चेंज होगी, वो भी हम देखेंगे। सारे फैक्टर्स को एक एक करके देखेंगे, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने इसको क्या ले लिया है, साइंटिस्ट ने क्या ले लिया, मतलब मैंने नहीं ले लिया, साइंटिस्ट ने क्या बताया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें इसको मान करके चलना है। ठीक है, साथ ही अब ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाओगे, मतलब कि आप मून पे भी जाओगे तो भी इसको इतने ही लोगे, नहीं। इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है भाई, सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, जो कि रात को स्काई के अंदर नेचुरल बॉडीज आपकी ग्लो करती हैं, चमकती हैं, शाइन करती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। जैसे कि आपका क्या नाम है, मून है, स्टार्स हैं। अब सन तो रात को नहीं दिखता है, बट वो भी एक स्टार है, तो वो सभी क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन सेलेस्टियल बॉडी टू अनदर। मतलब कि अगर अर्थ के ऊपर आपका जी, ये कहां पर है, ये जी है आपका अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं कि ये चेंज होती है, चेंजेस सेलेस्टियल बॉडीज, एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर भी ये क्या होती है, चेंज होती है। अब सर ये चेंज क्यों होती है, ये तो बता दो। तो चलो देख लो भाई, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या आ गया, कैपिटल जी m अपॉन r स्क्वायर। ये जो मास है,
ये मास किसका होगा? ये उस बॉडी का होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप स्मॉल जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो। मैं यहाँ पर अर्थ के रिस्पेक्ट में कर रहा था तो मैं अर्थ के मास को कैपिटल एम से डिनोट कर रहा था। अगर आप मून के रिस्पेक्ट में करने लगेंगे तो क्या करोगे? किसका मास लोगे? मून का मास ले लोगे, अर्थ का ही मास मत रख देना वहां पर। और ये जो नीचे आर है, ये आर क्या होगा? ये आर होगा आपका, अगर अर्थ की बात कर रहे हो तो रेडियस ऑफ अर्थ होगा, अगर मून की बात कर रहे हो तो रेडियस ऑफ मून होगा, अगर सन की बात कर रहे हो तो रेडियस ऑफ सन होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं कि ये स्पेसिफिकली अर्थ का मास होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस भी बॉडी के ऊपर आप स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो उस पर्टिकुलर बॉडी का मास आपको यहां रखना पड़ेगा, ध्यान से समझ लेना। तो कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द celestial body which we are talking about। जिस सेलेस्टियल बॉडी की आप बात कर रहे हैं उस सेलेस्टियल बॉडी का आप यहां पर मास रखेंगे। और ये आर किसका रखेंगे? ये भी यहां पर लिख लीजिए। ये किसका हो? ये क्या होगा? रेडियस ऑफ दैट सेम सेलेस्टियल बॉडी, उसी सेलेस्टियल बॉडी का क्या होगा? रेडियस होगा। समझे? क्लियर हो गई बात? तो हर जगह ये मत करना कि सर मैं ना स्मॉल जी की वैल्यू ना मून पर कैलकुलेट करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी तो वैल्यू बदलेगी, अर्थ पे भी नहीं बदलेगी, मून पे भी नहीं। चलो ठीक है, वो रख लेते हैं। और जो कैपिटल एम है सर वो आपने बताया था, वो अर्थ का मास होता है, और आर जो होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ होता है। अरे नहीं भाई, मैंने ये नहीं बताया, ध्यान से सुनिए, कान खोल करके सुनिए। मैंने यहाँ पर ये कहा कि जिस बॉडी के ऊपर आप स्मॉल जी को फाइंड करना चाहते हैं उसी बॉडी का यहाँ पर मास रखना है। अगर अर्थ की बात हो रही है तो अर्थ का मास रख दो, मून की बात हो रही है तो मून का मास रख दो, समझे? और रेडियस किसका रखें सर फिर? अरे रेडियस भी मेरे भाई उसी बॉडी का रखना है। अर्थ की बात हो रही है तो अर्थ का रेडियस रखो, मून की बात हो रही है तो मून का रेडियस रखो। इट इज दैट सिंपल। कैपिटल जी एक ऐसी चीज है कि वो बदलेगी नहीं, वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अर्थ की बात करोगे तो भी उतनी वैल्यू रखोगे, 6.67 into 10⁻⁻11। सन की बात करोगे तो भी उतनी वैल्यू रखोगे, मार्स की बात करोगे तो भी उतनी वैल्यू रखोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा? स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में एक रिलेशन निकल करके आया। ठीक, साथ ही हमने क्या देखा कि जो स्मॉल जी है वो अर्थ के ऊपर भी क्या है? अर्थ के ऊपर भी कांस्टेंट नहीं है। मतलब अगर आप देखें ना, टेक्निकली तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमने उसको कांस्टेंट मान के रखा हुआ है। टेक्निकली नहीं है क्योंकि वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आने वाली क्लासेस में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यूनिवर्सली ये कांस्टेंट होगा, इसको तो भूल ही जाओ कि ये यूनिवर्सली कांस्टेंट है। यूनिवर्सली तो है ही नहीं, ये तो एक गिवन बॉडी के ऊपर भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उस बॉडी के कुछ फिजिकल आपके जो फैक्टर्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। वो हम आगे देखेंगे, समझे? मैं कई बार बता चुका हूं पे बात को, फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। अच्छी डेरिवेशन है, बढ़िया न्यूमेरिकल्स वहां से निकल करके आते हैं, बड़े इजी होते हैं, आराम से हमारे निकलते हैं वो न्यूमेरिकल्स। चलो, तो वेरी करती है, लेकिन अपने सारे के सारे प्रैक्टिकल पर्पस, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने क्या कर लिया? इसको साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भाई एक काम करो, स्मॉल जी की वैल्यू को अर्थ के सरफेस पर क्या है, हम आपको कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं, एक एवरेज वैल्यू दे देते हैं, उसको आप मान लो और उसको सब जगह यूज किया करो अर्थ के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा इसको मून के ऊपर यूज कर लेना, ऑब्वियसली मून के ऊपर ये क्या बदल जाएगी, क्योंकि मून का मास और रेडियस क्या डिफरेंट है। तो एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर भी ये बदलती है, और ये भी बातें आपको क्लियर होंगी कि यहाँ फॉर्मूला में मास किसका लोगे और आर किसका लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया से। एक जो चीज आपने यहाँ पर देखी होगी, वो नोटिस करने वाली क्या है कि स्मॉल जी की वैल्यू मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। यहां से ये बात हमें समझ में आ रही होगी। चलो एक बार इसको बॉक्स में डालता हूं और फिर इसको भी यहां पर कहीं पर लिखते हैं। वैल्यू ऑफ जी इज independent of the mass
ऑफ बॉडी। कौन सी बॉडी सर? अर्थ के मास पे डिपेंड। अरे अर्थ की बात नहीं हो रही है, ये कौन सी बॉडी है? मेरी बात हो रही है, मेरे को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। ये मेरा मास यहाँ पर कैंसिल हुआ है, अर्थ का मास कैंसिल नहीं हुआ है। अर्थ का मास अपना इंटेक्ट है, बना हुआ है अभी भी, ऐसा नहीं ऐसा है। देखो पूरा कैपिटल एम जो हम मान के चले थे अर्थ का मास है वो वहां पर है अभी भी। मास जो कैंसिल हुआ है वो मेरा कैंसिल हुआ है, आपका कैंसिल हुआ है। तो स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड नहीं करती है? मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है। देखो कैंसिल हो गया फॉर्मूला के अंदर। तो ऐसी रट नहीं लेना है कि उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपको लॉजिक पता होना चाहिए क्यों डिपेंड नहीं करती है। दिख रहा है कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और अब थोड़ा सा बात करते हैं किसकी। हाँ अच्छा, डिपेंड नहीं करता वो तो हमने देख लिया, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी तो देखो। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका जो ये स्मॉल जी है ये मास ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर ये बदलेंगे तो ये भी बदल जाएगा। अभी जी तो कांस्टेंट है, जी तो बदलने वाला है, ठीक है, लेकिन मास और रेडियस तो बदलेगा ना फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इनके ऊपर ये क्या है? डिपेंड करता है, लेकिन मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, चलो इसको मैं रब कर रहा हूं। ये 1 2 3। चलो अच्छा, नहीं करता, ठीक है, समझ में आ गया। तो नहीं करता तो सर इसका क्या कंक्लूजन है? फिर ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा था इसका कंक्लूजन क्या है? क्या कह सकते हैं हम? भाई हम ये कह सकते हैं, पहला कंक्लूजन हमारे यहाँ क्या निकल कर आता है कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स दोबारा से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ different masses, if two objects of different masses are dropped from a same height in vacuum, then they reach at the surface of Earth in same time. कहां से कंक्लूड किया हमने ये चीज? ये पॉइंट हमने कहां से कंक्लूड किया? ये यहां से कंक्लूड किया। ये यहां पर मैंने लिखा था ना, दोबारा से लिखता हूं एक बार। क्या लिखा था यहां से? हमें क्या पता लगा था? G does not depend on the mass of body। कौन सी बॉडी? अर्थ की बात नहीं हो रही, मून की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही? कौन सी बॉडी की? मेरी और आपकी बात हो रही है। अगर ऊपर से हम कोई पत्थर गिरा देते हैं उसकी बात हो रही है, कोई बॉल गिरा देते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है, न्यूटन के सर पे जो एप्पल गिरा था उसकी बात हो रही है। तो अगर हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका मास क्या है? डिफरेंट मास है। क्या है? डिफरेंट मास है। एक भारी ऑब्जेक्ट है, एक 10 kg का मान लीजिए, एक 5 kg का, एक 2 kg का, एक 0.1 kg का, 100 ग्राम का है, समझे? अगर उनको ड्रॉप किया गया सेम हाइट से, वैक्यूम है, ध्यान क्या रखना है? वैक्यूम होना चाहिए। अब वैक्यूम क्या होना चाहिए वो बताऊंगा। वैक्यूम है तो फिर वो सरफेस पर पहुंचते हैं सेम टाइम पे। इससे क्या पता लगता है? कि ऐसा नहीं है कि जो भारी ऑब्जेक्ट होगा वो पहले पहुंच जाएगा और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो लेटर ऑन पहुंचेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो स्मॉल जी लगाती है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर क्रीड। तो भाई ये किस बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करती? ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करती ऑन द बेसिस ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, समझे? तो मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट को बेस बना करके स्मॉल जी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। कहता है कि मैं सभी के ऊपर सेम लगूंगा, आपका कुछ भी मास है मैं सेम लगूंगा। तो इसी वजह से अगर दो डिफरेंट मासेस वाले ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरते हैं, सेम हाइट से गिरते हैं, तो अर्थ के सरफेस पर हमारी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट
वो सेम टाइम पर पहुंचते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि भी जो हैवी ऑब्जेक्ट हो पहले पहुंचेगा, लाइटर ऑब्जेक्ट बाद में पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, सेम टाइम पर पहुंचते हैं। लेकिन हमें ये एक्टिविटी कहां करके देखनी है, वैक्यूम के अंदर करके देखनी है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम masses, दो ऑब्जेक्ट्स हैं सेम मास है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम masses but different volume are dropped from the same height, then they reach on different times, then they reach on the surface at different times। यहां पर भी दो ऑब्जेक्ट हैं पहले की तरह, सेम मासेस है, पहले डिफरेंट मास था, इस बार सेम मास हो गया, वॉल्यूम भी क्या है इस बार डिफरेंट है, और इस बार हमने उनको ड्रॉप किया है, वैक्यूम में नहीं किया, वैक्यूम में ड्रॉप नहीं किया, इस बार हमने उनको नॉर्मल कंडीशंस है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एयर है, और तब हमने ड्रॉप किया है। क्या है, एयर प्रेजेंट है और हमने उनको ड्रॉप किया है, सेम हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है, तो वो क्या है डिफरेंट टाइम पर पहुंचेंगे। तो इस बार ऐसा क्या हो गया भाई, देखिए ये क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक पेपर है, एक पेपर है, ठीक है, और उसी पेपर से आपने क्या करा, क्रम्पल करके एक बॉल बना दी, क्या बना दिया, एक बॉल बना दी, थोड़ी ठीक सी बॉल बना देता हूं, एक बॉल बना दी, उसी पेपर को क्रम्पल करके क्या बना दी, एक बॉल बना दी, ठीक है, मतलब दो पेपर्स थे, एक पेपर को हमने ऐसे ही रखा एज इट इज, और दूसरे पेपर से हमने क्या है उसको क्रम्पल किया और उसकी बॉल बना दी, करते हैं ना स्कूल में ऐसे बॉल्स बना देते हैं और फिर एक दूसरे को मारते हैं। चलो, तो यहाँ पर मारनी नहीं है, यहाँ पर ऊपर से गिरानी है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इनका मास तो सेम ही होगा भाई, पेपर तो वो सेम ही था ना, ये वाला पेपर और ये वाला पेपर एक ही रजिस्टर से फाड़े थे, ठीक है ना, अपने दोस्त के रजिस्टर से फाड़ लिए थे। चलो, तो ये क्या था, मास तो सेम था, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, डिफरेंट नहीं हो गया वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम देखो और इसका वॉल्यूम देखो, दोनों का अलग है। अब ये दोनों अलग अलग टाइम पर पहुंचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर स्मॉल जी अलग अलग लगने लग गया, स्मॉल जी अभी भी इनके ऊपर सेम ही लग रहा है, स्मॉल जी अभी भी इनके ऊपर सेम लग रहा है, क्योंकि मास क्या है, मास दोनों का सेम है, और मास अगर डिफरेंट भी होता तो भी वो तो सेम ही लगने वाला था, क्योंकि वो तो मास के को बेस बना करके डिस्क्रिमिनेट करता ही नहीं, भेदभाव करता ही नहीं, ठीक है ना, उसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है जी ने। तो यहाँ पर एक्चुअली अलग अलग टाइम पर क्यों पहुंचे भाई, इसलिए पहुंचे क्योंकि हमने इनको इस बार कहां नहीं गिराया, वैक्यूम में नहीं गिराया, इस बार हमने इनको एयर में गिराया, हवा में गिराया, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, तो यहां पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, एयर रेजिस्टेंस इज मोर, यहां पर एयर रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और यहां पर एयर रेजिस्टेंस क्या है, यहां पर एयर रेजिस्टेंस क्या है, एयर रेजिस्टेंस इज लेस, यहां पर कम है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बदल गई ना, इसका सरफेस एरिया देखिए, ज्यादा सरफेस एरिया आपका कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है, और यहां पर सरफेस एरिया देखिए ना कितना कम सरफेस एरिया है, तो कम एयर के कांटेक्ट में है, तो एयर रेजिस्टेंस यहां पर कम लग रहा है, लेस है, और यहां पर एयर रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या है, ये वाला जो पेपर होगा ये ऐसे 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 धीरे धीरे टहलता टहलता नीचे पहुंचेगा, और ये वाला पेपर ये कंपाउंड बॉल क्या है, ये फटाफट नीचे पहुंच जाएगी, समझे। तो इसकी वजह से ये अलग अलग टाइम पर पहुंचे, क्योंकि इनका वॉल्यूम अलग था और अलग वॉल्यूम होने से एयर रेजिस्टेंस अलग अलग हो गया, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, एयर रेजिस्टेंस इज लेस ड्यू टू लेस वॉल्यूम, ठीक है, और इसको हटा देते हैं क्योंकि ये अदरवाइज हमें क्या कर रहा है, ये कंफ्यूज कर देगा, ये हमें कंफ्यूज कर देगा, ठीक है ना। उस फॉर्मूला को वापस लिख देते हैं जिससे कि हमने कंक्लूड किया था कि ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अच्छा,
इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम ज्यादा है, तो बस इस वजह से ये फर्क है। तो देखो बहुत अच्छे से हमने आज के टॉपिक्स को डिस्कस किया, बहुत डीप जाकर के हमने कोशिश की उनको समझने की, और इतना डीप जाने के पीछे जो रीजन है वो केवल इतना ही है कि ताकि स्टूडेंट्स मतलब कि आप लोग चीजों को समझो। जब आप समझते हो चीजों को तो आपको क्या होता है, आपको वो सब कॉन्सेप्ट क्या है अच्छे लगने लगते हैं, पढ़ाई के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, आपको पढ़ना अच्छा लगने लगता है। और जब आपको चीजें रटनी पड़ती हैं, मगिंग करनी पड़ती है, रोट लर्निंग आप करने लगते हैं, तो तब क्या होता है, तब आप धीरे धीरे विद टाइम आप इंटरेस्ट को लूज कर देते हैं। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को छोटा बड़ा मत समझिए, किसी भी चीज को ऐसा मत सोचिए कि हम 11th क्लास में 12th क्लास में हैं और ये हमारा लेवल नहीं है। नहीं, हमारा लेवल हमेशा क्या होता है, जमीन से जुड़े रहना ही हमारा लेवल होता है। जमीन से जुड़े रहने का क्या मतलब है कि कॉन्सेप्ट चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको इन डेप्थ जाकर के, इन डीप जाकर के उसको पढ़ना, समझना और पूरा इंटरेस्ट उसके अंदर लेना, ये हमारा एज ए स्टूडेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस तरह की मेंटेलिटी एज एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, ठीक है। तो यही मेरी कोशिश है ताकि आप लोगों को चीजें बढ़िया से समझ में आए, ठीक। इसको बार बार देखिए, रिवाइज करिए, और नेक्स्ट क्लास के जितना भी हमने डिसाइड किया था कि भाई हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हमने मोर और लेस आई थिंक सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया बट कोई बात नहीं, चीजें अच्छे से समझ में आई हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शुरू कर देंगे आपका क्या, फैक्टर्स जिनके ऊपर आपका स्मॉल जी डिपेंड करता है, ठीक है। डेरिवेशन हमारी और फर्दर डेरिवेशन शुरू हो जाएंगी, कुछ डेरिवेशन हमने पीछे भी अभी तक की है। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय, टेक केयर, और प्लीज अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स कमेंट्स में भेजिए, सो दैट मुझे मालूम पड़े कि आपके लिए ये वीडियोस कितनी हेल्पफुल हैं और आप किस तरह की हेल्प मुझसे चाहते हैं, किस तरह का सपोर्ट मुझसे चाहते हैं, वो भी प्लीज कमेंट्स में लिख करके भेजिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।